अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं विजुअल आर्ट्स एंड कल्चर। आज हम पहली रूटीन के बिल्कुल बरक्स कैलीग्राफी के बारे में नहीं बल्कि राइटिंग, उर्दू राइटिंग जो आम तौर पे हम लिखते हैं उसको खूबसूरत कैसे लिखते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन ये समझना ज़रूरी है कि कैलीग्राफी और आम राइटिंग में क्या फ़र्क है। तो कैलीग्राफी का ताल्लुक जो है वो खूबसूरत लिखने और खूबसूरत देखने से होता है, खूबसूरत अल्फाज लिखने और खूबसूरत अल्फाज को देखने से, जबकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी उसी तरह से होते हैं। जबकि नॉर्मल राइटिंग जो है, जो हम रोज़मर्रा में लिखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में या आम तौर पे, उसका ताल्लुक खूबसूरती से ज़रूर होता है, लेकिन वो खूबसूरती इतनी ही होती है कि जो कम्युनिकेशन हो, क्योंकि उसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो कम्युनिकेशन के साथ है। तो हम देखते हैं कि हम नॉर्मल राइटिंग जो है उसको कम्युनिकेटेबल जो है वो किस तरह से बनाया जाए, अच्छी भी लगे देखने में और हमारा मैसेज आसानी के साथ जो है वो किस तरह से उससे कन्वे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए जो है वो बेसिक 7 एलिमेंट्स हैं या बेसिक 7 प्रिंसिपल्स उसको कह लीजिए। उनमें सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा। तो ये एक आम आदमी जो है उसके लिए अजीब सी बात हो सकती है कि सिर्फ देखने से आप खूबसूरत कैसे लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो हम नॉर्मली राइटिंग करते हैं उसका ताल्लुक वाकई ऑब्जर्वेशन से है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है हमारे जितने भी हरूफ या अल्फाज हैं वो इमेज की सूरत में हमारी मेमोरी में जाते हैं, और हम जब लिख रहे होते हैं तो हम अल्फाज हमारे सामने कहीं डिस्प्ले नहीं हुए होते, बल्कि हम अपनी मेमोरी से ही उनको डायरेक्ट जो है वो लिख रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर हमारी मेमोरी में, हमारी याददाश्त में जो है उन अल्फाज की अच्छी शक्लें, अच्छी खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो मौजूद होंगे, तो इसका मतलब है हम अच्छा लिख सकते हैं। उसके बगैर फिर मुश्किल है, कोशिश की जा सकती है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो उसका जो आसान तरीका है, पहले शुरू में रिवायती तौर पे होता था, तख्तियाँ वगैरह लिख के जो है वो हम अच्छे अल्फाज जो अपनी मेमोरी में या उनकी शक्लें हम बिठा लेते थे। लेकिन अब चूँकि वो मतरूक हो गया है, स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं है, तो उसकी बजाय जो है वो कॉपी और पॉइंटर या पेंसिल ने ले ली है। तो हम ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर से या किसी कहीं से भी हाथ का अच्छा खूबसूरत सा लिखा हुआ गोल्डन वर्ड्स, जैसे अक़वाल ज़री होते हैं, अहादीस होती हैं, उनका तर्जमा ख़ास तौर पे जो है उर्दू राइटिंग, तो उसको हम अपने घरों में, अपने कमरों में या लॉन्च वगैरह में हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं उसकी दीवारों के ऊपर, और उठते बैठते चलते फिरते जो है उनको देखें अच्छे अल्फाज को, और कोशिश करें कि उन अल्फाज की लाइनों के साथ साथ जो है वो हमारी नज़र भी जो है, हमारी साइट वो भी ट्रैवल कर रही हो। उससे ये होगा कि उनकी अच्छे अल्फाज की जो शक्लें हैं वो इमेज की सूरत में हमारे माइंड में, मेमोरी में जाके फिक्स हो जाएंगी, और जब भी वो हम लिखेंगे तो चूंकि हम मेमोरी से लिखते हैं तो वो हम ज़ाहिर है खूबसूरत लिखने की कोशिश करेंगे या अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो जो नंबर 2 पे हमारा एलिमेंट या प्रिंसिपल आता है, दैट इज़ वार्म अप एक्सरसाइजेज़। जी स्टूडेंट्स, हमने आपकी आसानी के लिए जो है वो कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज़ डिज़ाइन किए हैं, जो कि एक तो वो राइटिंग का या कलम का, पेंसिल चलाने का जो फ़ियर है उसको ओवरकम करती हैं, और दूसरा जो जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारी कलम या हमारे पेंसिल या हमारा हाथ जो है वो चारों डायमेंशंस में इक्वली चलना चाहिए या चल रहा होता है। तो अगर हमारी प्रैक्टिसेस नहीं हो उस तरह से तो हम क्या है, हमारा हाथ इक्वली नहीं चल पाएगा, तो वो एक फ़ियर क्रिएट करता है। सो उस फ़ियर को ओवरकम करने के लिए ये हमने कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जिनमें डिफरेंट लाइंस हैं, जिगजैग हैं, वेवी लाइन है, उसके अलावा जो है वो राउंड है, ओवल शेप है, या स्ट्रेट लाइंस हैं डिफरेंट डायमेंशंस में, वो हम सजेस्ट करते हैं ताकि आप एक्सरसाइज करें। उससे हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपका कलम के ऊपर जो है वो कंट्रोल आता है। तो नंबर 3 पे जो है वो स्पीड है। स्पीड बहुत अहम होती है। आप कोशिश करें ना बहुत ज़्यादा कम स्पीड हो आपकी लिखने की, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तो दरमियानी सी स्पीड रखें, और कोशिश करें जिस स्पीड से आपने राइटिंग स्टार्ट की है उसी स्पीड से आप जो है वो राइटिंग एंड तक करें। उससे है कि वो एक ही तरह का जो है वो रिज़ल्ट आएगा, एक ही तरह का जो आपका मेंटल टेम्परामेंट है वो चूँकि मेंटेन रहेगा, अल्टीमेटली अल्फाज भी उसी शक्ल में जो है वो सामने आएंगे।
तो ये तीसरे नंबर पे स्पीड थी। उसके बाद चौथे नंबर पे अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। हम देखते हैं कि हमारी लाइनें जो हैं वो प्लस माइनस हो रही होती हैं, कुछ दाएं से निकल रही है, कोई बाएं से निकल रही है, लाइनें टेढ़ी हो रही हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो आसान एक्सरसाइजेस हैं वो एक तो जो है ये कि वो क्रीज लगा लेते हैं, पेज के जो है वो राइट लेफ़्ट पे लगा लेते हैं। अगर राइट लेफ़्ट पे नहीं भी लगाते हैं, चूँकि राइट से ज़्यादा अलाइन होना चाहिए टेक्स्ट को। अपने कचहरी वगैरह में भी शायद जो है वसीका नवीस जो हैं वो लिखते हैं, वो भी यही करते हैं कि वो अपने टेक्स्ट को राइट साइड से अलाइन करने के लिए एक क्रीज जो है पेपर को दे देते हैं, उससे वो ईज़िली जो है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करें, अगर आप लाइनों वाली कोई पेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्लेन पेपर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करें लाइन सीधी रहे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो अच्छा लगे और इजीली रीडेबल हो। तो रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट इट इफ़ेक्टिवली। तो पाँचवें नंबर पे जो है वो हाईलाइटिंग द टेक्स्ट है। अब जाहिर है सारे टेक्स्ट को हमें हाईलाइट नहीं करना होता है। टेक्स्ट के या तहरीर के कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ जुमले होते हैं जिनको हमें हाईलाइट करना होता है। उसका 3 तरीके हैं। एक तो बोल्ड करके है, बोल्ड मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पेन से या पॉइंटर से लिखते हुए आप मार्कर यूज़ करेंगे तो वो ज़ाहिर है लफ्ज़ बोल्ड हो जाएंगे। और दूसरा जो है वो अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन जो है वो लफ्ज़ों के नीचे से लाइन को लगा के अंडरलाइन किया जाता है। अगर लफ्ज़ों के ऊपर बिल्कुल करेंगे तो वो लफ्ज़ कट जाएंगे, जो मोस्टली एक्सरसाइजेज में मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। जबकि तीसरा तरीका ये है कि आप कलर जो है वो उससे आप टेक्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं या हाईलाइट करते हैं। अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो आप हेडिंग जो है वो ब्लैक से दे देते हैं, या फिर ये है कि वो आप रेड यूज़ कर लें, ग्रीन यूज़ करते हैं। या कुछ भी नॉर्मली जो है वो ब्लैक और ब्लू जो है वही एकेडमिक राइटिंग में चलता है। तो जबकि पाँचवें नंबर पे जो है वो आता है डिस्टेंस बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस, यानी तहरीर में आपके अल्फाज जो हैं और लाइनें उनके दरमियान में आप हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है। अगर तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक लाइन में एवरेज जो है वो 10 अल्फाज लिखे जाते हैं और हम 5 लिख रहे हैं, हर 2 लफ्ज़ के बीच में जो है वो एक लफ्ज़ का डिस्टेंस आ रहा है, तो वो बहुत बुरा लगेगा, वो अजीब सा लगेगा। वो पढ़ने में तो ज़रूर आसान हो सकता है, लेकिन वो एक तो पेपर का ज़िया है और दूसरा जो है वो लगता है जैसे एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं या होमवर्क कर रहे हैं तो शीट्स जो है वो फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, ये काम नहीं करें। और बल्कि मुनासिब है, अगर आप 10 का है तो 10 अल्फाज आ रहे हैं तो आप 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, सम टाइम में भी 11 भी हो सकते हैं। लेकिन कोशिश करें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो, एक दूसरे के साथ मिले हुए ना हो, मुनासिब डिस्टेंस हो लाइनों के बीच में भी और अल्फाज के बीच में भी, तो उससे तहरीर अच्छी लगती है। जबकि 7वें नंबर पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो लफ्ज़ों की फॉर्म है और प्रोपोर्शंस हैं। ठीक है, लफ्ज़ों की शक्लें हैं और प्रोपोर्शंस हैं। ये हम जो ऊपर एक्सरसाइज दी हैं उनके थ्रू भी आप करेंगे, और उसके अलावा जो है हम कुछ आपको जो है वो टिप्स देंगे अगले आने वाले लेसन्स में, और उससे आप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर्म के और प्रोपोर्शन के हवाले से वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो 3-4 चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेशन में आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिज्जे दुरुस्त होना, सीन के अगर 3 शोशे हैं तो आप 4 नहीं बनाएं, 5 नहीं बनाएं, 2 नहीं बनाएं। उससे ये है कि वो सबको पता है सीन के 3 ही शोशे होते हैं, कम या ज़्यादा करने से है वो हरफ या लफ्ज़ जो है वो बदल जाएगा, तो वो इजीली वो जो जब पढ़ते हैं तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पे जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो अंग्रेज़ी की लिखने की प्रैक्टिस के साथ साथ उर्दू लिखते हुए भी जो है वो जुमले या सेंटेंस के एंड पे डॉट लगाते हैं, जबकि डॉट नहीं लगाना है, डैश यूज़ किया जाता है, उर्दू में डैश होता है। उसके अलावा कटिंग है, जब आपको अगर ज़ाहिर है इंसान खता का पुतला है, लिखते हुए पढ़ते हुए गलती करता है, तो गलती होने की सूरत में जो है उसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सिंपली एक लाइन लगा दें उसके ऊपर, लफ्ज़ के ऊपर। आप ये नहीं करें कि उसको जो है वो 8-10 लाइनें यूँ लगा के और बहुत ज़्यादा कलर ऊपर स्प्रेड हो जाए, या उर्दू में जिसे कहते हैं पूंजा टाइप का लगे, तो ये काम नहीं करें। आप कोशिश करें तहरीर साफ़ सुथरी हो। अगर आपको कटिंग भी करनी पड़े तो सिंपल एक लाइन से काट के उसके आगे वही लफ्ज़ जो है दोबारा से लिख दीजिए। और जबकि इसके अलावा जो है वो अराब या नुक्ते हैं, यानी यूज़ ऑफ डॉट्स एंड डायक्रिटिकल मार्क्स। ठीक है, नुक्ते भी वैसे डायक्रिटिकल मार्क्स का हिस्सा होते हैं।
तो ये अपने प्रोपोर्शन में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अल्लाह लिख रहे हैं और उसके ऊपर हमें शद का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो शद जितना अल्लाह के ऊपर होना चाहिए उसको छोटा सा वो उतना सा ही होना चाहिए। वो नहीं हो कि जितना बड़ा अल्लाह का लफ्ज़ लिखा है तो उससे जो है वो कम या थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो और बहुत बड़ा वो शद को लिखा हो, तो वो भी बहुत अजीब सा लगेगा। इसी तरह से ज़ेर ज़बर पेश जज़म मद जो हैं वो अपने अपने साइज़ के मुताबिक और जिस हरफ के नीचे आना चाहिए, अपने जो एक साउंड इफ़ेक्ट पे ख़ास तौर पे ख़ास एक साउंड इफ़ेक्ट हर हरफ का पैदा करने के लिए जैसे यूज़ किया जाता है, तो वो उसके नीचे अपनी पोजीशन में ही आना चाहिए। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं। तो एंड पे मैं स्टूडेंट्स के लिए एक जो मेरा मशवरा है, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के प्राइमरी स्कूल या मे बी छठी सातवीं के, उनके घर वालों के लिए, उन ख़ास तौर पे उनकी माँओं के लिए और उनकी टीचर्स के लिए, मेरे ख़्याल में क्योंकि वो सबसे पहले घरों में या स्कूल्स में वही सिखाने वाली होती हैं, तो बेहतर है कि वो अपना हैंड राइटिंग भी ठीक करें और यही वीडियोस जो हैं वो ख़ुद भी देखें और उस पर अमल करें। हल्की फुल्की जो है वो प्रैक्टिस जारी रखें ताकि वो भी बात को समझें, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है वो एक अच्छी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए और उसकी चूँकि उस पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन जो है वो राइटिंग है और राइटिंग का अच्छी पर्सनालिटी को प्रूव करने के लिए जो है ये ज़रूरी है कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा हो। तो इसके साथ ही मैं आज की हमारी ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं आप तक बाकायदगी के साथ पहुँचती रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।